मैसी द मजीशियन। हम छोटी हाइट वालों की लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है। छोटे थे तो स्कूल टीचर्स असेंबली में सबसे आगे खड़ा कर देते थे। वही तो टाइम होता था जब सबसे ज्यादा मस्ती होती थी। अब सबसे फ्रंट पे खड़े होके क्या खाक मस्ती करे कोई। लंबी हाइट वाले बच्चे हमेशा बुली करते रहते थे। बड़े हुए तो स्कूटर और बाइक पर बैठकर पैर ही नीचे नहीं पहुंचते। लड़कियों को सब लंबी हाइट वाले ही बॉयफ्रेंड चाहिए होते हैं। हम छोटी हाइट वाले क्या करें? संन्यास ले ले दुनिया से। कितना दुखता था दिल जब इस तरह से लाइफ में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। मगर जिंदगी कभी नहीं रुकी। सब कुछ किसी ना किसी तरह से मैनेज हो गया था। मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे मैनेज करेगा। उसने तो जब से होश संभाला था फुटबॉल के अलावा कुछ और ना तो खेला था, ना किया था और ना ही कुछ सोचा था। लियोनेल मेसी, फुटबॉल की दुनिया में द फ्ली के निकनेम से फेमस। लंबे लंबे प्लेयर्स के बीच में वो अकेला छोटी हाइट का लड़का। मगर बस हाइट ही छोटी थी। बॉल तो एक बार अगर उसके पांव से टच हो गई तो फिर सामने वाले के पास मेसी के पीछे पीछे दौड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तब तक जब तक कि मेसी बॉल को गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचा देता। 18 अप्रैल 2007 को स्पेनिश प्रीमियर लीग के बार्सिलोना और गेटाफे के बीच उस मैच में बार्सिलोना के फैंस ने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। पर उस दिन जब इसे देखा तो अगले हर मैच के टिकट्स उन्होंने इसी लड़के को देखने के लिए खरीदे। हल्की ठंडी रात। छोटे थे तो स्कूल टीचर्स असेंबली में सबसे आगे खड़ा कर देते थे। वही तो टाइम होता था जब सबसे ज्यादा मस्ती होती थी। अब सबसे फ्रंट पे खड़े होके क्या खाक मस्ती करे कोई। लंबी हाइट वाले बच्चे हमेशा बुली करते रहते थे। बड़े हुए तो स्कूटर और बाइक पर बैठकर पैर ही नीचे नहीं पहुंचते। लड़कियों को सब लंबी हाइट वाले ही बॉयफ्रेंड चाहिए होते हैं। हम छोटी हाइट वाले क्या करें? संन्यास ले ले दुनिया से। कितना दुखता था दिल जब इस तरह से लाइफ में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। मगर जिंदगी कभी नहीं रुकी। सब कुछ किसी ना किसी तरह से मैनेज हो गया था। मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे मैनेज करेगा। उसने तो जब से होश संभाला था फुटबॉल के अलावा कुछ और ना तो खेला था, ना किया था और ना ही कुछ सोचा था। लियोनेल मेसी, फुटबॉल की दुनिया में द फ्ली के निकनेम से फेमस। लंबे लंबे प्लेयर्स के बीच में वो अकेला छोटी हाइट का लड़का। मगर बस हाइट ही छोटी थी। बॉल तो एक बार अगर उसके पांव से टच हो गई तो फिर सामने वाले के पास मेसी के पीछे पीछे दौड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तब तक जब तक कि मेसी बॉल को गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचा देता। 18 अप्रैल 2007 को स्पेनिश प्रीमियर लीग के बार्सिलोना और गेटाफे के बीच उस मैच में बार्सिलोना के फैंस ने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। पर उस दिन जब इसे देखा तो अगले हर मैच के टिकट्स उन्होंने इसी लड़के को देखने के लिए खरीदे। हल्की ठंडी रात, जब टेम्परेचर हल्का हल्का सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ने ही लग रहा था। हालांकि बसंत का मौसम अभी तक नहीं आया था। राइवल्स का मैच था तो इंपॉर्टेंट था बहुत। एनुअल कोपा डेल रे टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच। कोपा डेल रे मतलब द किंग्स कप। दूर साइड लाइन के पास मैदान के बार्सिलोना हाफ पर मेसी, जो कि एक एफसी बार्सिलोना का स्ट्राइकर था, ने एक मिडफील्डर से पास लिया। लंबे बालों वाले 19 साल के उस लड़के ने बॉल को अपने राइट लेग से हल्का सा धकेला अपने लेफ्ट लेग की ओर और अपने गेटाफे डिफेंडर, जो कि उड़ता हुआ उसी की ओर आ रहा था, उसे इजीली अवॉइड कर दिया। एक और डिफेंडर मिडफील्ड से आता हुआ देखा तो उसने फिर बॉल को राइट से लेफ्ट टैप किया और उसे भी शॉक करके आगे बढ़ गया। फर्स्ट हाफ के मिडवे तक स्कोर ऑलरेडी 1-1 था, यानी बार्सिलोना के फेवर में। मेसी ने सर उठा के सामने देखा तो उसे मैदान साफ नजर आया। उसने अपनी बाहों और टांगों दोनों को पंप अप किया और बंदूक से निकली गोली की तरह दौड़ा। उसे मालूम था कि वो दोनों डिफेंडर्स, जिन्हें उसने अभी अभी कच्चा दिया था, उसके पीछे पीछे आ रहे थे और इसीलिए अब हर कदम के साथ साथ उसकी स्पीड और तेज होती जा रही थी। मगर ऐसा लगा कि जैसे वो एक और गेटाफे डिफेंडर की ओर ही भाग रहा था। लेकिन उस तक पहुंचने के जस्ट पहले भाई ने, यानी कि मेसी ने, किया अपनी बॉडी को शिफ्ट लेफ्ट साइड में और सामने वाले डिफेंडर को साइड स्वाइप और अपने पीछे वाले के स्लाइड टैकल को अवॉइड करते हुए जैसे वो अपने लेफ्ट में मोड़ा,
एक और येलो जर्सी वाला उसके सामने था। किसी तरह उसने बॉल वापस अपने कब्जे में की और अपनी फास्ट स्पीड के साथ बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के इंस्टेंटली अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब उसे अपने और गोल के बीच में बस एक प्लेयर दिख रहा था, पर इस प्लेयर की जर्सी सफेद थी। यह था गेटाफे का गोलकीपर, जो भागते हुए नेट से बहुत आगे आ चुका था। उसके इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे कि या तो बॉल को किक अवे कर दे या फिर एटलीस्ट मेसी को अपना डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर कर ही दे, और उसने एक्चुअली कर भी दिया। गोलकीपर की आउटस्ट्रेच किक से बचाने के लिए मेसी को शिफ्ट होना पड़ा और बॉल को अपने राइट में टैप करना पड़ा। अब कोई नहीं था जो कि गोल पोस्ट को गार्ड कर रहा हो, लेकिन मेसी ने बॉल को शायद कुछ ज्यादा ही जोर से टैप कर दिया था। अब बॉल उससे छूटकर फील्ड के एज की ओर लुढ़कती जा रही थी, जहां वो शायद आउट ऑफ द बाउंड्री हो जाती। और यही उस छोटी हाइट वाले लड़के ने दिखाया अपना जलवा। एक बार उसने फिर से स्पीड पकड़ी, बॉल की ओर दौड़ा और पकड़ में आते ही अपनी राइट लेग से जमा के एक किक मारी। बॉल हवा में उछली और सामने खड़े गेटाफे के लास्ट डिफेंडर के सर के ऊपर से होती हुई गोल पोस्ट की नेट में जाकर उलझ गई। एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए हर कोई शॉक था। और क्यों नहीं होता, यह एकदम इम्पॉसिबल एंगल था। मेसी दौड़ते हुए मैदान के कॉर्नर में पहुंचा और फिर स्टार्ट हुआ सेलिब्रेशन। पहले मेसी और फिर उसके टीममेट्स जिन्होंने उसे घेर लिया था, और फिर बार्सिलोना फैंस का, जिनके हाथों में सफेद रुमाल और बार्सिलोना फ्लैग्स लहराते हुए दिख रहे थे। सॉकर हिस्ट्री का यह सबसे अमेजिंग गोल था, और स्पेनिश कमेंटेटर भी एंकारा मेसी, एंकारा मेसी, एंकारा मेसी, गोल 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 बोलने लगे, क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि लास्ट 10 सेकेंड्स में बॉल ग्राउंड के बीच से गोल की जाली में कैसे अटक गया। 5 डिफेंडर्स जो कि मेसी को ऑलमोस्ट अलग अलग एंगल से रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको डॉज करते हुए तकरीबन हाफ ऑफ द फील्ड भागते हुए उसने क्रॉस की, गोलकीपर को गच्चा दिया और एक पूरी तरह से नामुमकिन गोल कर दिया। अगले कई दिन तक यह गोल टेलीविजन पर बार बार दिखाया गया। अब हर कोई मेसी को जानता था। लोग इस गोल को डिएगो माराडोना के उस गोल से कंपेयर कर रहे थे जो उन्होंने 1986 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेज माराडोना का बड़ा था, मगर मेसी का यह गोल किसी भी मायने में उस गोल से कम नहीं था। कैसा लग रहा होगा ना मेसी को उस दिन कि जिस फुटबॉल सेलिब्रिटी को अपना आइडियल मानकर वो ये गेम खेलते खेलते बड़ा हुआ, आज लोग उसका कंपैरिजन उसी स्टार से कर रहे थे। लेकिन मेसी तो उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। उसे याद आ रहा था वो मोमेंट जब कुछ टाइम पहले उसके सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हाइट अपने साथ वाले प्लेयर से बहुत कम थी। पर क्या उसमें गलती उसकी थी? और अगर सवाल थे तो फिर कैसे पहुंचा मेसी पहले वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फुटबॉल क्लब में, और फिर अपनी कंट्री की नेशनल टीम में? इंटरेस्टिंग है ना? तो फिर नेक्स्ट एपिसोड सुनना, जरूर सुनना, जिसमें इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए कोको एफएम ओरिजिनल्स, लियोनेल मेसी केवल कोको एफएम पर। हाइट में ही नहीं बल्कि अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता जॉर्ज होरेसियो मेसी उस शहर की कई फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री में एक स्टील वर्कर के तौर पर मेहनत करके अपना परिवार पाल रहे थे। उसकी मां सीलिया मरिया कोक्सेटिनी घर संभालने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद लोगों के घरों में काम करके अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी। उन दोनों के इतनी मेहनत करने की वजह से मेसी और उसकी फैमिली उस बड़े शहर के एक डिसेंट से हिस्से में रहना अफोर्ड कर पा रहे थे। उनकी लोकेलिटी कोई बहुत हाईफाई तो थी नहीं, मगर उस जगह पर रहने वाली फैमिलीज एक दूसरे के बच्चों की देखभाल कर लिया करती थी। यानी जब तक बच्चे उस लोकेलिटी में खेलते रहते, माँ बाप को उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। शहर के साउथ में पड़ने वाला वो एरिया बारियो लास हैरिस में सिचुएटेड मेसी का वो पुराना घर आज भी उनके पास है, जहाँ वो आज भी कभी कभी जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में सॉकर या फुटबॉल के नाम से जाना जाने वाला यह स्पोर्ट अर्जेंटीना और पूरे साउथ अमेरिका में बहुत ही फेमस है। मेसी की बचपन की यादों में सबसे ज़्यादा यादें उसके भाइयों और कजिन्स की है, जिन्हें वो ये गेम खेलते देखकर बड़ा हुआ है। वहाँ आसपास में कोई मैदान या पिच ना होने की वजह से वो ज़्यादातर अपने घर के बाहर गली में ही फुटबॉल खेला करते थे। उन सब बड़े बच्चों के साथ खेलने के लिए मेसी बहुत छोटे थे,
इसलिए वो वहीं पास में बैठकर उनका गेम देखते रहते थे। कई बार वो अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करते, रोते, जिद करते कि वो भी उन्हें अपने साथ खिलाएं, मगर उनके बड़े भाइयों को डर था कि इतने बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए कहीं मैसी को चोट ना लग जाए। जब मैसी छोटे बच्चे थे तो उन्हें हमेशा बस एक ही चीज चाहिए होती थी, फुटबॉल। उन्हें याद है कि वो पहला गिफ्ट है जो उन्हें कभी मिला था। इसके बाद से तो हर बार उन्हें बस यही एक गिफ्ट चाहिए होता था, या यूं कहिए कि अब भी चाहिए होता है। सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास ऑलरेडी कितनी सॉकर बॉल्स हैं, मेसी को हर बार एक नई फुटबॉल चाहिए होती है। क्रिसमस हो, बर्थडे हो या कोई और ओकेजन हो, जब भी गिफ्ट्स लिए दिए जाते हैं, मेसी को अगर कुछ चाहिए होता है तो वो थी फुटबॉल। मजे की बात जानते हैं, मेसी इन फुटबॉल्स को कभी भी खेलने के लिए बाहर नहीं निकालते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर बाहर निकाली तो ये फुटबॉल खराब हो जाएंगी। 5 साल के थे वो जब पहली बार उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और वो बाहर निकले अपने खुद की सॉकर बॉल के साथ। फुटबॉल के मैदान को पिच कहते हैं। मेसी के पास पड़ोस में वर्किंग क्लास लोग ज्यादा रहते थे, जहां ऐसी कोई पिच बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मगर हाँ, पिच मिले या ना मिले, फुटबॉल का गेम हर जगह देखने को मिलता था। मोस्टली बच्चे बाहर गलियों में फुटबॉल खेलते हुए दिख जाते थे। गलियों में पक्की सड़कें नहीं थी, सिर्फ कच्ची रोड्स थी। बेहतर था कि इन्हीं कच्ची रोड्स पर खेला जाए, क्योंकि इन पर गिरने से चोट नहीं लगती थी और ना ही फुटबॉल खराब होती थी। वहीं पास के एक टाउन में एक पुराना उजड़ा हुआ सा आर्मी बेस था, जिससे वो लोग बटालियन कहते थे। जब कभी फुटबॉल खेलने के लिए बहुत से बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो सब के सब उस पुराने आर्मी बेस में चले जाते। उस पुराने बेस के चारों ओर फेंस लगी हुई थी, जिसमें अंदर घुसने के लिए मेसी और उनके दोस्तों ने ढूंढ लिया एक छेद। अब वो सब यहां से चुपचाप अंदर घुस जाते और फिर बहुत देर तक उस लंबे चौड़े घास के मैदान में खेलते रहते। इसी घास के मैदान पर नन्हे मेसी ने अपने अंदर एक बहुत ही अमेजिंग स्किल को डिस्कवर किया। किसी को समझ में नहीं आता कि छोटा सा मेसी कैसे इतनी देर तक बॉल को बाकी प्लेयर्स से दूर रख लेता था। वो ट्राई करते रहते पर मेसी फिर भी किसी ना किसी तरह से बॉल को जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे ड्रिबल कर ही लेता था। उसके बड़े भाइयों को हमेशा डर लगा रहता कि कहीं अपने इस आउटस्टैंडिंग बॉल हैंडलिंग स्किल्स की वजह से कहीं बाकी लड़के उससे जेलस ना फील करने लग जाए। इसलिए वो हमेशा उसका ध्यान रखते कि कहीं कोई भी उसे हर्ट ना करे, चोट ना पहुंचाए। मगर उन्हें क्या मालूम था, मेसी वहां बहुत ज्यादा देर रुकने वाला थोड़ी ना था। उसे तो उसकी मंजिल बुला रही थी। वहां से उसे बहुत आगे जाना था, जहां अपने इन स्पेशल बॉल हैंडलिंग स्किल्स से उसे सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस का दिल जीतना था। अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज में फुटबॉल जॉब और स्कूल जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। फुटबॉल मतलब जिंदगी। मेसी का घर, आस पड़ोस, मतलब उनकी दुनिया में जो भी लोग थे, सब किसी ना किसी तरह से फुटबॉल से जुड़े हुए थे। जिसका मतलब था कि मेसी क्लैन के हर आदमी को ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना कंपलसरी था। ग्रैंडोली वहां का लोकल क्लब था और यह सॉकर क्लब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, बड़े भी खेलते थे। मेसी के अंकल तो उसी क्लब में सीनियर टीम से खेलते थे। तो जैसे ही मेसी ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है जब अपनी फुटबॉल्स को उन्हें फाइनली खेलने के लिए यूज करना चाहिए, जिन्हें अभी तक उन्होंने अपने खजाने में बंद किया हुआ था। उनकी फैमिली ने भी डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें उनकी फर्स्ट क्लब टीम ज्वाइन करवा देनी चाहिए। मेसी अकेले नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली उस क्लब में इन्वॉल्व थी। सब डिफरेंट एज लेवल्स के लिए खेलते थे और उनके डैड उस क्लब में कोच हुआ करते थे। संडे का पूरा दिन उनकी फैमिली क्लब ग्रैंडोली में ही बिताती थी, क्योंकि हर एज कैटेगरी में उनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर खेल ही रहा होता था। सेल्वाडार अपरिसियो, जो कि ग्रैंडोली के बहुत ही रेनाउंड कोच थे, वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेसी को फर्स्ट टाइम पिच पर नोटिस किया। वो बॉल के साथ कुछ भी तो कर रहा था, जैसे कि मानो अपने ही तरीके का फुटबॉल खेल रहा हो। अपरिसियो को एक 7-on-7 गेम के लिए एक और लड़का चाहिए था, जो कि कोई ऑफिशियल नहीं बल्कि एक सिंपल फ्रेंडली प्रैक्टिस मैच था। उन्होंने मेसी की मां से पूछा कि क्या वो मेसी को उस प्रैक्टिस मैच में खिला सकते हैं, मगर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि इस टीम में इतने बड़े बच्चों के साथ खेलते हुए मेसी को कहीं चोट नहीं लग जाए। लकीली मेसी की दादी मां वहीं थी और उन्होंने मेसी की मां से कहा कि मेसी को यह गेम खेलने देना चाहिए। अगर उस दिन उनकी दादी मां नहीं होती
तो मेसी इतनी यंग एज में खेलना स्टार्ट नहीं कर पाते। अपरिसियो ने उससे पहले हजारों लड़कों को फुटबॉल सिखाई थी, मगर उस दिन जो उन्होंने वहां देखा था उसने सब कुछ बदल के रख दिया। गेम शुरू हुआ और बॉल लुढ़कती हुई पहुंची मेसी के पास। वहीं से मेसी ने बॉल को अपने कंट्रोल में लिया, पिच पर भागने लगा। अपने रास्ते में आने वाले हर डिफेंडर को वो ड्रिबल करता हुआ भागता रहा, जैसे देखकर अपरिसियो जोर जोर से चिल्लाने लगे, शूट शूट। लेकिन शूट करने के लिए मेसी बहुत छोटा था। ये और बात है कि उस दिन के बाद वो अपरिसियो की टीम में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो गया। फुटबॉल क्लब में मेसी की एंट्री हो चुकी थी। सिर्फ एंट्री नहीं, बल्कि वो वहां के कोच की नजरों में भी अपनी जगह बना चुका था। मगर उसकी खुद की नजरें जो सपना बुन रही थी वो अभी न सिर्फ दूर था, बल्कि उसके और मेसी के बीच में खड़ी थी एक बहुत बड़ी दीवार, जिसे तोड़ पाना ना तो मेसी और ना ही उसकी फैमिली के लिए पॉसिबल था। फिर कैसे पहुंचा मेसी उस दीवार के पार? सुनिएगा कुकू एफएम ओरिजिनल लियोनेल मेसी के नेक्स्ट एपिसोड में, मेरे यानी आरजे मनीष के साथ। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। फुटबॉल क्लब में मेसी की एंट्री हो चुकी थी और इस एंट्री के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ मेसी की ग्रैंड मदर का था, क्योंकि उस टाइम तक वो इतना छोटा था उसकी फैमिली के हर मेंबर को यही लगता था कि अगर मेसी को किसी ग्रुप में फुटबॉल खेलने दिया गया तो बड़े बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए उसे चोट लग सकती है। शायद इसीलिए ना तो उसके डैड और ना ही उसकी मॉम उसे किसी भी ऐसे मैच में खेलने के लिए मोटिवेट करते थे। मगर उसकी ग्रैंड मदर का सोचना एकदम अलग था, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को भी ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पर वही लेके जाती थी। वही थी जिन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि उनके नन्हे मेसी को भी खेलने दिया जाए, जबकि उम्र के साथ साथ वो देखने में भी बहुत छोटा लगता था। जहां बाकी सबको मेसी को चोट लग जाने का डर होता था, वहीं उसकी ग्रैंड मदर स्टैंड्स में बैठकर जोर जोर से चिल्लाती, लियोनेल को पास दो, उस छोटे से बच्चे को पास दो, वो गोल स्कोर कर लेगा। लियोनेल की दादी थी जिन्होंने उनके पेरेंट्स को उन्हें फुटबॉल शूज दिलवाने के लिए राजी किया था। और आयरानी देखिए, मेसी की वही दादी उसे इतना बड़ा स्टार बनते हुए कभी नहीं देख पाई, क्योंकि जब वो 10 साल का था तो उनकी डेथ हो गई। एनीवेज, क्लब ग्रैंडोली के कोच अपरिसियो का अब फेवरेट बन चुका मेसी खुद अपने टैलेंट से अनजान था। उसे खुद ही नहीं पता था कि किस तरह उसका गेम बाकी प्लेयर से एकदम अलग और एकदम यूनिक था। उसे तो बस इतना मालूम था कि बॉल एक बार उसके पांव में आ जाए तो फिर वहां से किसी और प्लेयर के पास नहीं जानी चाहिए, बल्कि सीधा गोल की तरफ होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, ऐसे ही मेसी को सिर्फ गोल दिखता था। पर इसे वो समझ चुके थे कि मेसी कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। एक बहुत ही सुपर स्पेशल सॉकर प्लेयर बनना ही उसकी डेस्टिनी थी। वो पिच पर ऐसी ऐसी चीजें करता था जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। जैसे गोलकीपर ने कभी अगर एक बार बॉल नीचे जमीन पर रख दी तो मेसी उसके बाद उसके बॉल को किक करने का वेट नहीं करता था। वो बंदूक से छूटी गोली की तरह आगे निकलता और गोलकीपर से बॉल छीनकर आगे बढ़ जाता। हर मैच में वो कम से कम 6-7 गोल करता। एकदम सुपर नेचुरल था वो। मेसी को जिस टीम में डाला गया था वो एक 6 साल के बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और कॉम्पिटिटिव टीम थी, क्योंकि वो खुद भी उसी टीम के मेंबर्स की तरह जबरदस्त टैलेंटेड था। ये वो टीम थी जहां से अर्जेंटीना के नेशनल टीम के लिए रेगुलरली नया टैलेंट निकलता था। और भी कोच थे वहां जो मेसी का गेम और बेटर बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। उन सब का यही कहना था कि एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती थी वो थी कि वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता था। वो मोस्टली बहुत शांत रहता था और प्रैक्टिस के टाइम पर कभी भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता था। अपने सब कोचेस को वो बहुत ही गौर से सुनता और हर वो चीज करके देखता जो वो लोग उसे सिखाते थे। उसके बॉल हैंडलिंग स्किल्स इतने जबरदस्त थे कि जब तक प्रोफेशनल टीम मैदान में खेलने के लिए उतर नहीं जाती, वो अपनी फुटबॉल ट्रिक से स्टैंड्स में बैठी ऑडियंस को एंटरटेन करता रहता। और क्योंकि वो उम्र और हाइट दोनों में इतना छोटा था तो लोग समझते कि वो शायद सर्कस में काम करने वाला कोई बौना जोकर है, जिसे ऑर्गेनाइजर्स ने वहां जनता को एंटरटेन करने के लिए बुलाया। और इसी के चलते उन्होंने मेसी को एक नया नाम दे दिया, एनानो। स्पेनिश में बौने आदमी को कहते हैं एनानो। कुछ और लोगों ने उसे द फ्ली कहकर बुलाना स्टार्ट कर दिया। फ्ली का मतलब होता है पिस्सू।
जो कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। पर मेसी और उसकी फैमिली को कभी उसकी हाइट को लेकर कोई टेंशन नहीं हुई। उनको लगा जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप हाइट बढ़ जाएगी। अभी अगर उन्हें किसी बात की चिंता थी तो वो था फुटबॉल। फुटबॉल उसकी मोहब्बत, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी, सब कुछ थी। अपनी लाइफ का हर एक मिनट वो बस इसी एक चीज के बारे में सोचते हुए बिताता था। वो स्कूल जाता, घर आता, बॉल उठाता और खेलने चला जाता। फिर वो ट्रेनिंग के लिए ग्रैंडोली जाता, फिर घर आता, खाना खाता और एक बार फिर गलियों में खेलने निकल जाता। वो हमेशा बाहर गलियों में ही मिलता, फुटबॉल खेलते हुए। यहां तक कि घर के अंदर भी फुटबॉल उसके हाथों में हमेशा रह जाती। उसके जो दोनों भाई पहले उसका बड़ा ध्यान रखते थे कि बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए उसे कहीं चोट ना लग जाए, अब जरा बेफिक्र हो गए, क्योंकि अब आस पड़ोस के लड़के जो उससे बड़े थे मेसी का ध्यान रखने लग गए थे। अपनी क्लब टीम, जिसका नाम न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज था, के लिए मेसी अब एक स्टार प्लेयर हो चुका था। लेकिन जब प्लेयर 13 साल के हो जाते और अगर वो अच्छे प्लेयर होते तो फिर उन्हें क्लब छोड़कर बाहर जाना पड़ता था ताकि वो नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई कर सके। रिवर प्लेट्स टीम ब्यूनस एयर्स में बेस्ड थी और मेसी को वहां जाकर स्कूल की पढ़ाई करनी थी, अपने परिवार से दूर रहकर। किसी को इस बात की कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी कि अभी तक मेसी की हाइट उसके हम उम्र लड़कों से इतनी कम क्यों थी। 13 साल का हो जाने के बावजूद भी उसकी हाइट सिर्फ 4 फुट 8 इंच थी। आई नो कि इंडिया के हिसाब से यह हाइट एकदम करेक्ट है, लेकिन स्पेन में लोगों की हाइट ज्यादा होती है, तो वहां की एवरेज हाइट के हिसाब से मेसी की हाइट एक्चुअली बहुत कम थी। इसमें कोई शक नहीं कि रिवर प्लेट जैसी टीम से खेलने के लिए मेसी इनफ टैलेंटेड था, बल्कि शायद वो टीम उसे जूनियर नेशनल टीम को लीड करने के लिए भी मोटिवेट कर दी। लेकिन रूटीन मेडिकल चेकअप जो सभी प्लेयर्स के लिए कंपलसरी था, जब मेसी उस टेस्ट के लिए पहुंचा तो हालात बदल चुके थे। जब मेसी उस टेस्ट के लिए पहुंचा तो हालात बदल चुके थे। फाइनली जब ऐसा लगने लगा था कि मेसी एक फुटबॉल सुपरस्टार बनने की राह पर निकल पड़ा है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जा रहा था, तभी अचानक किस्मत ने मेसी और उसकी फैमिली के इस सपने के बीच में एक लंबी दीवार खींच दी। डॉक्टर्स ने उस रूटीन मेडिकल टेस्ट के बाद मेसी को एक बार फिर से टेस्ट के लिए बुलाया, मगर इस बार अपने डैड के साथ। उस मेडिकल टेस्ट में मेसी की जो रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर्स उसे लेकर थोड़े फिक्रमंद थे। उन्होंने मेसी के फादर से मेसी को एक सर्टेन तरह के डॉक्टर, जिसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, कि वो दिखाने की सलाह दी। 31 जनवरी 1997 को मेसी और उसके डैड डॉक्टर से मिलने गए, जिसने उन्हें वो पूरी खबर दी जिसका अंदाजा मेसी और उसकी फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं लगाया था। मेसी ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से जूझ रहा था, यानी उसके हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम थी जो उसकी हाइट को कंट्रोल करते थे। यही वजह थी कि उसकी हाइट बढ़ नहीं पा रही थी। यह बौनेपन का ही एक अलग और छोटा फॉर्म था, वो निकनेम जो दुनिया ने उसे प्यार से दिया था। अचानक से वो मेसी को ना तो प्यार भरा लग रहा था और ना ही उतना फनी जितना उसे पहले लगता था। मगर यह जाने बिना कि मेसी की कंडीशन कितनी सीरियस है, डॉक्टर उसका इलाज भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए कहा, जिन्हें कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल लग जाता। उनकी फैमिली नर्वस थी, मगर फिर भी उन्होंने 1 साल इंतजार किया, इस उम्मीद में कि शायद डॉक्टर्स इस बीच इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर सच में मेसी की ग्रोथ रुक चुकी थी तो यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि अब आगे एज एन अडल्ट सॉकर प्लेयर उनका आगे कोई करियर बन पाता। और वो साल पूरा होते होते फाइनली उन्हें एक गुड न्यूज मिली कि मेसी का इलाज हो सकता था। 14 साल के मेसी को रोज खुद को होंगे। मेसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ टाइम बाद तो ये उनके लिए डेली रूटीन जैसा हो गया था, जैसे वो रोज दांत ब्रश करते थे, नहाते थे या बाल बनाते थे। शुरुआत में जब लोग उन्हें इंजेक्शंस लेते हुए देखते थे तो बड़ा डाउटफुली पूछते थे कि क्या चल रहा है, मगर फिर धीरे धीरे सबको समझ में आने लग गया। वैसे भी वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। मेसी को भी पता था कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे।
बाद में तो उन्होंने कहा भी था कि इतना रिस्पॉन्सिबल वो बने ही सिर्फ इसलिए क्योंकि इस एक चीज पर उनका पूरा सॉकर करियर डिपेंड करता था। लेकिन लेजेंड्स पैदा नहीं होते, बल्कि ओवर द टाइम चैलेंजेस से लड़ते लड़ते, मुश्किलें सहते सहते एक आम सा दिखने वाला आदमी फाइनली लेजेंड बन जाता है। मैसी के लिए तो चैलेंजेस अभी तो बस शुरू ही तो हुए थे, और जितने बड़े लेजेंड वो आज हैं, वो बनने के लिए उन्हें अभी और कई चैलेंजेस फेस करने थे। एक नई प्रॉब्लम मैसी की फैमिली के सामने थी जिसका सोल्यूशन दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। क्या था वो चैलेंज जिसने एक बार फिर मैसी के फुटबॉल करियर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे? क्या मैसी और उसकी फैमिली ढूंढ पाए उस चैलेंज का सोल्यूशन? क्या था वो सोल्यूशन? सुनते हैं कोको एफएम ओरिजिनल्स लियोनेल मेसी के नेक्स्ट एपिसोड में, सिर्फ कोको एफएम पर, सुने जो मन चाहे। मेसी की ग्रोथ हार्मोन्स वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो डॉक्टर्स ने ढूंढ लिया था, मगर एक प्रॉब्लम सॉल्व होते ही एक नई प्रॉब्लम से उठाकर सामने आ खड़ी हुई। इलाज बहुत महंगा था और फैमिली को ही उसका खर्चा उठाना था। शुरू में तो गवर्नमेंट की हेल्प और जिस कंपनी में मेसी के फादर काम करते थे, उनकी हेल्प से उसके फादर इस कॉस्ट को अफोर्ड कर पा रहे थे। लेकिन इस उभरते हुए फुटबॉल स्टार का इलाज शुरू होने के कुछ ही टाइम बाद सडनली वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया। बहुत सारी कंट्रीज अपना लोन नहीं चुका पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने सिटीजन्स को देने वाली बहुत सी फैसिलिटीज भी बंद करनी पड़ी। मेसी की मेडिसिन की कॉस्टिंग थी $1500 पर मंथ। मेसी की फैमिली का मानना था कि भाई मेसी के इलाज का खर्चा उसके क्लब्स न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज को उठाना चाहिए। क्लब ने उन्हें पैसे देना स्टार्ट कर दिया, मगर वो भी बहुत लंबे टाइम तक इस खर्च को उठा नहीं पाए। यहां फैमिली की टेंशन बढ़ती जा रही थी। किस्मत से स्पेन में उनके फैमिली के कुछ रिलेटिव्स रहते थे, जिन्होंने उस टाइम की पावर हाउस टीम बार्सिलोना के एजेंट से कांटेक्ट किया और उन्हें मेसी के बारे में बताया। बार्सिलोना स्पेन की बहुत बड़ी सिटी है। इस टीम की अपनी यूथ एकेडमीज हैं जो छोटी छोटी लीग सर्व करती हैं और यंग प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं। टैलेंट की तलाश उन्हें हमेशा रहती है। इसलिए बार्सिलोना ने मेसी की फैमिली को इनवाइट किया ताकि उनके कोचेस मेसी को ट्राई कर सके। मेसी का गेम देखकर उनके कोच बहुत इंप्रेस हुए। हाइट और एज दोनों में बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होने के बावजूद भी मेसी बहुत फास्ट था। सोने पे सुहागा ये था कि पिच पर सारे प्लेयर्स में से सिर्फ एक मेसी ही ऐसा था जो बॉल को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। अपने प्रैक्टिस मैच के दौरान उसने एक के बाद एक गोल स्कोर किए। हालांकि बार्सिलोना एकेडमी मेसी जितने छोटे बच्चों को सेलेक्ट नहीं करती थी, मगर इसमें कोई डाउट नहीं था कि मेसी को बार्सिलोना का हिस्सा बनाने के लिए वो फाइनली अब कम से कम सोचने लगे थे। टीम के डॉक्टर्स ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया और डिसाइड किया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन से मेसी की हाइट की एवरेज रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। मगर एक और बात थी जो कि वो मेसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने से पहले उसकी फैमिली को बताना चाहते थे। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी फैमिली से इतनी दूर रहना मेसी हैंडल नहीं कर पाए। इसलिए वो पहले कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट मेसी पर करना चाहते थे, यह देखने के लिए कि मेसी कितना और कैसे होल्ड अप कर पाता है। लेकिन एकेडमी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर के साथ डिनर टेबल पर बैठे मेसी के डैड ने बड़े साफ शब्दों में उन्हें बता दिया कि या तो आज मेसी बार्सिलोना के साथ में यहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, या फिर वो उसे रोजारियो के लिए जो भी अगली फ्लाइट अवेलेबल होगी उससे वापस ले जाएंगे। स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्लोस रेक्सेच ने बिना एक पल गवाए अपना पेन निकाला, रेस्टोरेंट की टेबल पर रखा नैपकिन पेपर उठाया और उसी पर एक मेकशिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि न सिर्फ मेसी की एजुकेशन और ट्रेनिंग बल्कि उसके ट्रीटमेंट और मेडिकेशन का खर्च भी बार्सिलोना उठाएगा। और इस तरह मेसी बार्सिलोना का मेंबर बन गया। आज भी उनके पास में वो नैपकिन पर बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम्ड और सेव्ड है। सन 2000 से 2003 तक बार्सिलोना की कई जूनियर टीम से खेलते और अपनी स्टार परफॉर्मेंस देते हुए मेसी ने कैडेट ए टीम में अपनी जगह बनाने का रास्ता एकदम क्लियर कर लिया था। ये बेसिकली जूनियर टीम का एक हाईएस्ट लेवल था। गेम का लेवल उनके ओपोनेंट और एज ग्रुप्स मेसी के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बना। उनका फंडा एकदम क्लियर था।
वो हमेशा अपना नेचुरल गेम खेलते थे। पिच पर एकदम कूल रहने वाले मेसी हमेशा एक क्विक अटैक करने वाली गोल स्कोरिंग मशीन थे। कैडेट ए टीम के साथ खेलते हुए उन्होंने 30 मैचों में जबरदस्त 37 गोल किए। उम्र में इतने छोटे होने के बाद भी उन्हें अपनी रैंक्स में अपग्रेड होते रहने से रोकना मुश्किल था। 2003-04 का सीजन मेसी के लिए ब्रेक आउट सीजन जैसा था। इस साल वो 5 अलग अलग टीमों से खेलते हुए फाइनली उस सबसे बड़ी टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए जिसे दुनिया बार्सिलोना या बासा के नाम से जानती है। 16 नवंबर 2003 जब मेसी सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने बार्सिलोना के लिए अपना पहला मैच खेला। पोर्चुगल के पास की किसी एक जगह से इंस्पायर्ड नाम वाली टीम एफसी पोर्टो के साथ हुआ यह मैच एक फ्रेंडली मैच था। फुटबॉल में एक्चुअली 2 तरह के मैच होते हैं, पहला फ्रेंडली या एग्जीबिशन मैच और दूसरा ऑफिशियल मैच। फ्रेंडली मैच होने के बावजूद यह मैच मेसी के लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। आफ्टर ऑल बार्सिलोना के लिए खेलने वाले वो अभी तक के यंगेस्ट प्लेयर जो बन गए थे। तकरीबन 1 साल बाद अक्टूबर 2004 में बार्सिलोना के कई सारे प्लेयर्स इंजरीज की वजह से टीम से बाहर हो गए थे। लिहाजा क्लब ने मेसी को उनका फर्स्ट ऑफिशियल मैच खेलने के लिए कहा, टीम आरसीटी एस्पेन्योल के खिलाफ। मेसी ने वो मैच खेला और ऐसा खेला कि जल्दी ही क्लब ने उन्हें अपने सभी ऑफिशियल मैचेस खेलने के लिए फाइनल कर दिया। और फिर आने वाले मई के महीने में मेसी ने एक और नया मुकाम हासिल कर लिया। वो एफसी बार्सिलोना के लिए गोल करने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। ये गोल उन्होंने 17 साल 10 महीने और 7 दिन की उम्र में अल्बासीते के खिलाफ किया। मेसी को स्पेन की सिटीजनशिप मिल गई। अब उनके पास स्पेन और अर्जेंटीना 2 देशों की सिटीजनशिप थी। स्पेन की जनता उनसे उम्मीद कर रही थी कि वो शायद अब अपने इंटरनेशनल मैचेस स्पेन की नेशनल टीम से खेलेंगे, स्पेशली वर्ल्ड कप जो कि 4 साल में एक बार होता था। मेसी स्पेन में रह रहे थे और बासा ने उनके लिए जो किया था उनके लिए वो हमेशा उसके एहसानमंद थे, लेकिन बावजूद इसके वो अपने देश अर्जेंटीना के लिए हमेशा लॉयल बने रहे। उन्होंने अर्जेंटीना की टीम से ही खेलने का डिसीजन लिया। इसलिए बासा के खिलाफ खेलते हुए भी मेसी ने अर्जेंटीना की अंडर 20 नेशनल टीम से कई मैच खेले। सन 2004 में उन्होंने कई और साउथ अमेरिकन देशों जैसे उरुग्वे और पराग्वे के साथ इंटरनेशनल मैच खेले। 2 मैचों में 3 गोल्स करके उन्होंने इंटरनेशनल सॉकर सीन में अपना नाम बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सन 2006 की अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप टीम से मेसी के खेलने को लेकर कुछ डाउट था। दिन ब दिन मेसी और शानदार होते जा रहे थे और 2005-06 के सीजन तक वो बासा टीम के स्टार रिजर्व बन चुके थे। 17 गेम्स में 6 गोल्स के साथ वो एक बार फिर एक नए और शानदार सीजन के लिए एकदम रेडी थे। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने अर्जेंटीना की फुटबॉल हिस्ट्री में लेजेंड बनकर उभरने वाले इस नए सितारे के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। एक नया सफर, फिर नई मुश्किलें। लेकिन लेजेंड्स मुश्किलों से घबराते नहीं, उन्हें फेस करते हैं, इसीलिए तो वो लेजेंड्स होते हैं। तो इस बार मेसी द गोट ने कैसे फेस किया ये नया चैलेंज। इस चैलेंज में वो हारे या जीते आपको बताएंगे कुकू एफएम ओरिजिनल्स लियोनेल मेसी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी आरजे मनीष के साथ। सुने जो मन चाहे। 17 गेम्स में 6 गोल्स मार के 2005-06 तक बासा के स्टार रिजर्व बन जाने के बाद भी सडनली 2006 के वर्ल्ड कप की अर्जेंटीना की नेशनल टीम में मेसी का सिलेक्शन डाउटफुल था। और उसका रीजन था कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एक मैच में मेसी अपने पैर की मसल को चोट पहुंचा बैठे। अर्जेंटीना की नेशनल टीम से अभी तक कोई भी उनकी एज का प्लेयर कभी नहीं खेला था, लेकिन पैर की इंजरी की वजह से खेल पाने के लिए रेडी होने के बाद भी यह डिसाइड किया गया कि मेसी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम का हिस्सा रहेंगे। आइवरी कोस्ट के खिलाफ वर्ल्ड कप के उस पहले मैच में भले ही मेसी नहीं खेल पाए, मगर अगले मैच में जो सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के खिलाफ था, में जब मेसी खेलने के लिए पिच पर उतरे तो वो अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन चुके थे। मेसी बिल्कुल भी घबराए नहीं। 20 मिनट बाकी रहते हुए वो मैच में उतरे और अपने टीममेट हर्नेना क्रेस्पो को एक खूबसूरत पास सेटअप करके दिया, जिसे क्रेस्पो ने गोल में तब्दील कर दिया। फिर कुछ और मिनट बाकी रहते खुद एक गोल करके वो 2006 के वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए।
वर्ल्ड कप के इस एक्सपीरियंस ने मेसी को एक ज्यादा बेहतर और स्ट्रांग प्लेयर बना दिया और वो बासा के 2006-07 के सीजन में स्ट्राइकर बनकर मैदान में उतरे। 14 गोल एग्जैक्टली। हाथ के टूटे होने के बावजूद लास्ट के कुछ महीने मिस करने के बाद भी उन्होंने इस सीजन में 14 गोल्स स्कोर किए। यही वो टाइम था जब इधर उधर के हर तरफ से लोग अब मेसी को कंपेयर करने लगे थे अर्जेंटीना के महान प्लेयर, इनफैक्ट फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर डिएगो मैराडोना से। उनके फ्लैशी बॉल हैंडलिंग स्किल्स और इलेक्ट्रिक गोल्स की वजह से ये कॉम्प्लीमेंट तो उन्हें मिलना ही था। फॉर एग्जाम्पल, एल क्लासिको नाम के एक एनुअल टूर्नामेंट के गेम में मेसी ने 3 गोल स्कोर किए, यानी उन्होंने एक हैट्रिक बनाई और बार्सिलोना ने 3-3 से गेम टाई कर दिया। इस गेम में अर्जेंटीना को 11 के बजाय केवल 10 प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन मेसी ने फिर भी 1-1, 2-2 और लास्ट में 3-3 से गेम को बराबर करते हुए अर्जेंटीना को गेम में बनाए रखा। अब तक भी उम्र में छोटा होने के बावजूद मेसी दिन ब दिन अपने गेम में बेटर हो रहे थे। 2007-08 में उन्हें सॉकर्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। यही नहीं, फुटबॉल के हाईएस्ट ऑनर बैलन डियोर की वोटिंग में उन्हें 3rd पोजीशन मिली। ये और बात है कि बस कुछ ही टाइम बाद उन्हें अपने घर में अलग से एक जगह बनानी पड़ी, जहां बैलन डियोर की एक नहीं बल्कि कई सारी ट्रॉफीज सजानी थी उन्हें। 2008-09 का सीजन फाइनली एक ऐसा सीजन आया जब उन्होंने कंप्लीट फिटनेस के साथ पूरा सीजन खेला। ये उस प्लेयर के लिए एक ब्रेकआउट कैंपेन था जिसे दुनिया ऑलरेडी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर मान चुकी थी। 51 गेम्स में 38 गोल करते हुए उन्होंने बासा को एक ऐसे सीजन की तरफ लीड किया जो कोई नहीं भूल सकता। स्पेन की किसी टीम ने पहली बार एक ही साल में तीनों सबसे इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स जीत ली थी। कोपा डेल रे, ला लीगा और चैंपियंस लीग टाइटल तीनों बार्सिलोना के खाते में आए। इस सीजन में मेसी ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक ग्रेट स्कोरर से कहीं ज्यादा बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि 18 बार तो उन्होंने जस्ट अपने किसी ना किसी साथी को कोई ना कोई ऐसा पास दिया था जिसे उस प्लेयर ने गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। अब यकीन करें या ना करें, पर मेसी का बेस्ट तो अभी आना बाकी था बाबू मोशाय। अपने इतने सालों के गेम में मेसी ने यह तो प्रूव कर ही दिया था कि सॉकर पिच पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर नहीं सकते। अर्जेंटीना के इस प्लेयर ने एक बार अगर कुछ सोच लिया तो फिर वो अपनी गेम कुछ ऐसी खेलता कि उस लेवल तक पहुंचने में बाकी प्लेयर्स को कभी सालों तो कभी पूरी जिंदगी लग जाती। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और साउथ अमेरिका के सब नहीं तो ऑलमोस्ट कई अनाउंसर्स ने यह कहा है कि मेसी जैसा प्लेयर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा बॉस। 2008 में बीजिंग चाइना में होने वाले ओलंपिक्स में अर्जेंटीना की ओर से खेलने के लिए कुछ टफ नेगोशिएशंस के बाद मेसी ने कुछ टाइम के लिए बार्सिलोना छोड़ दिया। अर्जेंटीना को गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए मेसी ने इस बार अपना रोल इस टूर्नामेंट में पूरी शिद्दत से निभाया। कुछ गोल्स किए, कुछ में असिस्ट किया। असिस्ट यानी अपने साथी प्लेयर को बॉल पास करना ताकि वो बॉल को सीधा गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दे। और यही वजह थी कि इस सफर में अर्जेंटीना ने अपनी राइवलरी टीम ब्राजील को 3-0 से बीट किया। वर्ल्ड स्टेज पर एक बार फिर मेसी की एंट्री हुई अगले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के साथ। और इस बार उनके कोच कौन थे? सॉकर हिस्ट्री के वो ग्रेटेस्ट प्लेयर जिनके साथ कंपेयर किया जाना खुद मेसी को हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट लगता था। उनके फॉर्मर आइडियल मैराडोना ही वो शख्स थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें वर्ल्ड कप में स्ट्राइकर नहीं बल्कि मिडफील्डर की पोजीशन पे खेलना चाहिए। उन्हें लगता था कि मेसी की बॉल हैंडलिंग स्किल्स और पासिंग प्रोवेस बाकी प्लेयर्स को गोल स्कोर करने में हेल्प करेंगे, और उनका ये आइडिया काम कर गया। वेल, ऑलमोस्ट। नाइजीरिया, कोरिया रिपब्लिक यानी साउथ कोरिया और ग्रीस जैसी कंट्रीज के खिलाफ मैचेस में जीत का झंडा गाड़ते हुए वो मैच भी आ गया जिसमें मेसी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। अर्जेंटीना ने नेक्स्ट राउंड में बढ़त लेते हुए अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मैक्सिको को 3-1 से हराया और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन जर्मनी से वो 4-0 से हार गए। मैराडोना के डिसीजन पर सवाल खड़ा होने लगा कि कहीं मेसी को स्ट्राइकर से मिडफील्डर बनाकर उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। अगर हेल्दी रहे तो 2014 के वर्ल्ड कप में मेसी फिर से कम बैक करते। अभी के लिए वो स्पेनिश प्रीमियर लीग और यूरोपियन प्ले में छाए हुए थे
जहां रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और हाईलाइट्स रील्स में बस उन्हीं के ही विजुअल्स घूम रहे थे। 34 गोल्स करके वो 2009-10 में लीग के टॉप स्कोरर बन गए थे। जिसके अगले ही साल उन्होंने शानदार 53 गोल्स स्कोर किए और जीता अपना तीसरा बैलन डी'ओर अवार्ड। 7 मार्च 2012 को एक सिंगल मैच में उन्होंने 5 गोल्स स्कोर किए। कुछ ही हफ्तों बाद 20 मार्च 2012 में एक मैच में 3 गोल करते हुए हैट्रिक बनाकर उन्होंने अपना नाम बार्सिलोना के रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया और इसी के साथ वो बार्सिलोना के ऑल टाइम रिकॉर्ड स्कोरर बन गए। आने वाला स्प्रिंग सीजन उनकी जिंदगी में बसंत बहार लेकर आने वाला था। एक्चुअली ये सीजन स्प्रिंग सीजन ना होकर स्कोरिंग सीजन बन गया, सब मैसी की बदौलत। 2 मई को उन्होंने 3 और 5 मई को उन्होंने 4 गोल्स अपने नाम किए, जिससे सीजन की उनकी स्कोरिंग टोटल 72 तक पहुंच गई। सीजन खत्म होने तक ये टोटल 73 था। अब तक दुनिया के किसी भी प्लेयर ने एक सीजन में इतने गोल्स स्कोर नहीं किए थे। लास्ट रिकॉर्ड 1973 में 67 गोल्स का था, मगर रिकॉर्ड्स तो ब्रेक होना अभी बस शुरू ही हुए थे। अभी बहुत कुछ था जो मैसी की राह में पल के बिछाए उनका इंतजार कर रहा था। बताएंगे आपको मैसी की जिंदगी और फुटबॉल से उनकी मोहब्बत से जन्मे कुछ और बेहतरीन लम्हे कुकू एफएम ओरिजिनल्स लियोनेल मेसी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी आरजे मनीष के साथ। सुने जो मन चाहे। वैसे तो मेसी के खेल की पूरी दुनिया को खबर है, किस मैच में मेसी ने कितने गोल मारे, कौन सी ट्रिक को फॉलो करके गोल मारा, कितने मैच खेले और कितने लूज किए, सबको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेके शायद ही किसी को कुछ खास पता हो। इसका सबसे बड़ा रीजन मेसी खुद है। मेसी बहुत ही शाय टाइप की पर्सनैलिटी है, इसलिए उनकी प्राइवेट या यूं कहें पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। ऐसा नहीं है कि उनके खेल के किस्से खत्म हो गए हैं, ऐसा तो सोचिएगा भी मत। अभी बहुत कुछ है जो आप लोगों को जानना बाकी है, लेकिन उनके खेल के सफर पे और आगे बढ़ने से पहले चलिए हम आपको उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। हमने आपको ये तो बताया था कि कैसे मेसी बचपन में ही एक ग्रोथ हार्मोन डिजीज के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बचपन में कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब सोच के तो देखिए कि 11 साल के एक बच्चे के लिए ये कितना दर्दनाक होता होगा कि उसे हर रात अपने पैरों में इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। 7 डेज अगर मेसी ने लेफ्ट लेग में इंजेक्शन लिया है तो नेक्स्ट 7 डेज उसे राइट लेग में इंजेक्शंस लेने पड़ते थे और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते थे। और यहां ऐसा भी नहीं था कि ये प्रोसीजर सिर्फ 4 से 5 महीने तक का हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 11 साल के उस बच्चे को वो दर्द हर रात कई सालों तक झेलना पड़ा था। लेकिन इस दर्द के साथ होने के बावजूद उसने फुटबॉल का और फुटबॉल ने मेसी का साथ कभी नहीं छोड़ा। शायद ये फुटबॉल के प्रति उसकी लगन ही थी जिसने उसका हौसला नहीं टूटने दिया। और आज देखिए मेसी को चाहने वालों की गिनती भी नहीं गिनी जा सकती। और इसीलिए अपने करियर में जब वो आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बच्चे पैसों और हेल्थ की वजह से अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो उनकी हेल्प करेंगे। और 2004 के बाद मेसी ने यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड को फाइनेंशियली हेल्प करना शुरू कर दिया। एक ऐसा ग्रुप था जो बार्सिलोना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखता था। मार्च 2010 में उनकी नियुक्ति के बाद वो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बन गए। मेसी ने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा था और शायद यही वजह थी जो उन्होंने उन बच्चों के फ्यूचर के लिए ऐसा कदम उठाया। मेसी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फंड में डोनेट करते हैं। और ऐसा नहीं था कि मेसी सिर्फ पैसों से ही उनकी हेल्प करते हैं, वो खुद भी उन बच्चों से मिलने जाते रहते हैं, एक्टिविटीज करते हैं उनके साथ में और टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे बड़ी बात, यह काम वो अकेले नहीं करते, उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी उनका पूरा साथ देते हैं। यूनिसेफ के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हुए मेसी ने ये एम बनाया था कि उन्हें एचआईवी की रोकथाम, एजुकेशन और स्पेशल बच्चों की सोशल अपब्रिंगिंग के लिए हर संभव कोशिश करनी है। मेसी ने तो नवंबर 2013 में अपने बेटे थियागो का फर्स्ट बर्थडे डिसएडवांटेज्ड बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया।
अरे आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने वहां के पेरेंट्स को उनके बच्चों का नाम मेसी रखने पर रोक लगा दी थी। वहां के ऑफिसर्स को यह टेंशन थी कि अगर मेसी के होम टाउन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नाम मेसी रखना शुरू कर दिया तो कुछ ही टाइम में मेसी नाम के इतने बच्चे हो जाएंगे कि कंट्री में बच्चों की आइडेंटिटी को लेकर बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है। बात सही भी है। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक ऐसा शख्स बने जिन्हें सब लोग जानते हो। और पूरे अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल क्या है ये तो सब जानते ही हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरे अर्जेंटीना में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेसी है? मेसी अपनी टीम में सबके चहेते रहे हैं। जब उनके इलाज के लिए उन्हें स्पेन के शहर बार्सिलोना में शिफ्ट होना पड़ा, तब उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को लग रहा था कि मेसी कैसे एडजस्ट करेगा वहां पे। न जाने कैसे लोग होंगे। अर्जेंटीना में तो सब मेसी को जानते थे और प्यार करते थे। क्या वही प्यार मेसी को यहां मिलेगा? लेकिन मेसी को इन सब की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस फुटबॉल खेलने से मतलब था। ये सारी बातें मेसी के पेरेंट्स को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मेसी के लिए ये एक नया शहर था। लेकिन वो इस बात से मन को मना लेते थे कि भले ये शहर उसके लिए नया हो, लेकिन यहां उनके बेटे का इलाज हो रहा था और इस इलाज से उनका बेटा अपना फुटबॉल खेलने का सपना पूरा कर सकता था। किसी भी मां बाप के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वहीं मेसी ने भी किसी को कभी निराश नहीं किया। अपनी टीम में सबसे कम उम्र के मेसी ने पहले ही दिन में अपनी टीम मेंबर के हर एक खिलाड़ी का दिल जीत लिया था। मेसी को देखते ही पहले तो बाकी प्लेयर्स को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन मेसी उनकी इस हिचकिचाहट को अपने पहले गोल से ही दूर कर देता था। अपनी टीम में इस नए प्लेयर का वेलकम सभी खिलाड़ियों ने दिल खोल कर किया। दूर देश से आया ये नया खिलाड़ी कब इन लोगों की रीढ़ की हड्डी बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। और इस बात की खबर उन्हें तब लगी जब उनके साथ वो हादसा हुआ। टीम को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। एक्चुअली हुआ यूं था कि एक बार एक टूर्नामेंट में उन्हें हिस्सा लेना था। सारी प्लानिंग हो गई कि आज कैसे खेला जाएगा, स्ट्रेटेजी डिस्कशंस भी हो गए और फिर टाइम होता है ग्राउंड पे जाने का। लेकिन ये क्या, मेसी कहां है? अभी तो वो इन लोगों के साथ ही था। अचानक से वो कहां चला गया? और गेम तो बस स्टार्ट होने वाला है, कंट्री सॉन्ग भी हो गया, लेकिन मेसी का कुछ अता पता नहीं। आखिर वो है कहां? क्योंकि अब टाइम हो चुका था और मेसी का इंतजार भी नहीं किया जा सकता था। तो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर को उसकी जगह दी गई। मेसी को ग्राउंड पे ना देखकर केवल उसके टीम मेंबर्स ही नहीं, बल्कि उसके फैंस भी हैरान थे। मेसी कहां है, मेसी कहां है का शोर हर तरफ से सुनाई दे रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी तो मेसी इन्हीं लोगों के साथ था, तो फिर अचानक से वो कहां चला गया? आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेसी कहां चला गया था। आपको हंसी आएगी जब आपको यह पता चलेगा कि मेसी ग्राउंड पर जाने से पहले वॉशरूम गए थे और गलती से वो खुद को वॉशरूम में लॉक कर बैठे। जी हां, आई ना हंसी ये सुनकर कि जिसके लिए बाहर फैंस शोर मचा रहे हैं, टीम प्लेयर्स परेशान हो चुके हैं, वो बेचारा अंदर वॉशरूम में बंद था। हाफ टाइम तक उनकी टीम एक शून्य से पीछे थी। तब मेसी किसी तरह बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़कर ग्राउंड पर पहुंचे। सारे फैंस मेसी को देखकर खुशी से उछल पड़े और टीम को तो जैसे सांस में सांस आ गई। और उसके बाद ग्राउंड पे जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत भी है। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ था। उनकी टीम ने वो मैच 3-1 से जीत लिया और टीम की तरफ से तीनों गोल, जी हां, मेसी नहीं किए थे। ऐसे और भी कई चटपटे किस्से हमारे लेजेंड मेसी के। क्या है मेसी और उनके प्यार की कहानी। बहुत टाइम तक वो अपनी वाइफ को लेकर सोशल मीडिया की लाइमलाइट बने हुए थे। कौन है उनकी वाइफ? और सुना है मेसी अपने घर के ऊपर से फ्लाइट नहीं जाने देते। कितनी सच्चाई है इस बात में, या ये सिर्फ एक अफवाह ही है? कोको एफएम ओरिजिनल्स लियोनेल मेसी के नेक्स्ट एपिसोड में सुनना मत भूलिएगा इन सब सवालों के जवाब। सुनते रहिए कोको एफएम, मेरे यानी आरजे मनीष के साथ। सुने जो मन चाहे। फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़े दिग्गजों में शामिल लियोनेल मेसी बहुत ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने ग्राउंड पर जो कमाल किए हैं, उनसे तो सब लोग
लेकिन ग्राउंड के बाहर की उनकी जो दुनिया है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेसी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पब्लिक में बात करने से कतराते हैं। एक इंटरव्यू में मेसी ने कहा था कि मेरा ज्यादातर टाइम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने में और ट्रेनिंग में जाता है, इसलिए जब अपना काम फिनिश करके वो घर आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद उनकी ये वफादारी उन्हें सबसे अलग बनाती है। फुटबॉल की ही तरह मेसी निजी जीवन में भी ऐसे ही इंसान है। बचपन में जिस लड़की से उन्हें प्यार हुआ, मेसी ने उसी से शादी की, और सबसे बड़ी बात कि उनके कभी कोई फीलिंग्स नहीं हुए। जितने लॉयल वो अपने फुटबॉल को लेके हैं, उतने ही लॉयल वो अपने रिलेशन को भी लेके हैं। एंटोनियो रोजाको मेसी के बेस्ट फ्रेंड लुकास स्कांग्लिया की कजिन थी। मेसी और लुकास दोनों साथ में फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन लुकास की मॉम ने मेसी को उनके घर डिनर के लिए बुलाया था। उनके घर कोई प्रोग्राम था और वहीं लुकास के घर पर पहली बार मेसी एंटोनिया से मिला और पहली नजर में उन्हें उससे प्यार हो गया था। और क्या आप विश्वास करेंगे कि तब वो केवल 5 साल के ही थे। हालांकि फुटबॉल और अपने इलाज के चक्कर में उन्हें एंटोनिया से दूर भी होना पड़ गया था, लेकिन उनके लिए मेसी का प्यार कभी कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब वो वापस अपने घर गए तो फिर एंटोनिया से मिले और उन्हें देखते ही उनके साथ बिताए पलों ने उनके मन में दबे प्यार को फिर से जगा दिया। बचपन के प्यार को कौन कहां सीरियसली लेता है, लेकिन मेसी ऐसे नहीं थे। अपने देश वापस लौटने पर मेसी ने एंटोनिया को प्रपोज कर दिया, यानी कि मेसी ने अपने दिल की बात उन्हें बताई। और फिर क्या था, एंटोनिया ने भी बिना कुछ सोचे समझे और एक भी पल गवाए बिना हाँ कर दिया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। जब मेसी स्पेन में रहने लगे थे और एक सुपरस्टार बन गए थे तो लोगों ने, मीडिया ने कई बार उनसे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछा, तो वो सवालों को टाल देते थे। भले ही मेसी ने बहुत दिनों तक दुनिया की नजरों से अपनी कहानी को छुपा कर रखा था, लेकिन ऐसा वो ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाए। वर्ष 2009 में पेप गार्डियोला की टीम के लिए यूएफए चैंपियंस लीग जीतने के बाद जब कैटलान चैनल TV3 ने मेसी से पूछा, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, तब मेसी ने कहा, यस एंड शी लिव्स इन अर्जेंटीना। यह पहला मौका था जब मेसी ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात की। जब लोगों को और मीडिया को मेसी की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो एंटोनिया के बारे में भी कुछ बातें सामने आई। मेसी तो अपना दिल बचपन में ही एंटोनिया को दे चुके थे और जब वो अपने इलाज के लिए स्पेन आ गए थे तब एंटोनिया की लाइफ में मेसी की जगह किसी और ने ले ली थी। एक इंटरव्यू में मेसी ने कहा भी था कि उस टाइम पे कम्युनिकेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। मैं स्पेन में रहता था और वो अर्जेंटीना में। रोज मिलना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम रोज रोज बात भी नहीं कर सकते थे। रोज रोज की बात तो छोड़िए, हमें हफ्तों बीत जाते थे और कभी कभी तो टूर्नामेंट्स के चक्कर में महीनों। और उस टाइम पे केवल फोन कॉल ही एक जरिया था बात करने का। लेकिन उस टाइम पे कॉल करना इतना इजी नहीं होता था। फोन, ईमेल, टेक्स्ट, ये सब बहुत ही कॉस्टली हुआ करते थे। तो आपके पास इतनी दूर रह रहे इंसान से कनेक्ट करना आसान काम नहीं था। इसलिए जब मेसी स्पेन में आ गए थे तब कुछ टाइम के बाद एंटोनिया किसी और को डेट करने लगी थी। और जब ये बात मेसी को पता चली तो उस टाइम उनका दिल टूट गया था, लेकिन उसके लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। और एक दिन मेसी को यह खबर मिलती है कि एंटोनिया के फ्रेंड की डेथ हो गई है। मेसी एक पल भी न गवाते हुए पहुंच जाते हैं एंटोनिया के पास। कोई और यहां पे होता तो शायद एक पल के लिए झिझकता भी, लेकिन हम सब जानते हैं मेसी के सॉफ्ट हार्ट को। वो किसी को भी ना तो तकलीफ दे सकते हैं और ना ही किसी को तकलीफ में देख सकते हैं। और यहां पर तो बात उनके प्यार पर आई थी। मेसी को वहां देखकर एंटोनिया को भी बहुत खुशी मिली और तब मेसी ने फिर से एंटोनिया को अपने दिल की बात बताई। और इस बार एंटोनिया को एक बात की पुष्टि तो हो ही गई थी कि मेसी उसे कितना प्यार करता है। बस फिर क्या था, 2017 में मेसी ने एंटोनिया से बहुत ही ग्रैंड लेवल पे शादी कर ली। और आज भी मेसी और एंटोनिया की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती। अपना प्यार चुनने के लिए आपको पूरी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 25 साल से किसी को प्यार कर रहे हो तो आप ये मान सकते हैं कि अब आप पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए तैयार हैं। शादी मुबारक हो फुटबॉल के देवता, प्यार मुबारक हो, प्यार का साथ मुबारक हो। विस्का एल बारसा, विवो लियो मेसी,
वीवो फुटबॉल। क्या आपको पता है, मेसी की शादी में उनका बेटा थियागो और मैथियो उनके साथ ही थे। यस, थियागो और मैथियो ने अपने पेरेंट्स की शादी को अटेंड किया था। थियागो और मैथियो का जन्म उनकी शादी के पहले ही हो गया था और इसकी खबर तो मेसी ने अपने एक मैच के दौरान ही अपने फैंस को दे दी थी। 2 जून 2012 को इक्वाडोर के विरुद्ध गोल करने के बाद मेसी ने फुटबॉल को जर्सी के अंदर डाल दिया। वो सारी दुनिया को बताना चाह रहे थे कि एंटोनिया प्रेग्नेंट है। घर आ रही खुशखबरी को दुनिया को बताने का ये मेसी का अपना स्टाइल था। मेसी ने एंटोनियो से रोसारियो में शादी की थी। वो वहीं शादी करना चाहते थे जहां से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। इस शादी में उनकी टीम के साथी लुइस सुआरेज, नेमार, गेरार्ड पिक और उनकी पत्नी शकीरा भी शामिल हुए थे। छोटा शहर होने के कारण सभी लोगों को प्राइवेट जेट से रोसारियो लाया गया था। शादी के समय उनके 2 बेटे थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों शादी से पहले पहले करीब 9 साल तक साथ में रहे। एक इंटरव्यू में मेसी से पूछा गया था कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड। तब इस पर उन्होंने कहा था कि खुशी से मैं तब रोया था जब मेरा दूसरा बच्चा मैटियो पैदा हुआ था। मेसी का कहना था कि जैसे मुझे मेरे बच्चे दिख जाते हैं, उसके आगे तो मुझे कोई नजर नहीं आता। ये बात सच है कि मैं फुटबॉल से बहुत प्यार करता हूं और उसी के लिए जीता भी हूं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर है। अपने बेटे थियागो के बारे में बात करते हुए मेसी कहते हैं कि मेरा बेटा थियागो बहुत ही इमोशनल है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब भी कभी मैं कोई मैच हार जाता हूं तो थियागो एकदम चुप हो जाता है। वो कभी भी मेरे उन मैचों के बारे में बात नहीं करता जिसमें मैं और मेरी टीम हार जाते हैं। उसे पता होता है कि ये टॉपिक सही नहीं है और बहुत चांसेस हैं कि डैड को भी इस पर बात करना अच्छा नहीं लगेगा। वहीं उनका दूसरा बेटा मैटियो, उसे लेके वो कहते हैं कि उसे तो किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए हार जीत मैटर ही नहीं करता। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन जब भी हम घर पर कोई गेम खेलते हैं तो वो कहता है, आई एम लिवरपूल, हु बीट यू? आई एम लिवरपूल, योर बार्सिलोना, बासा। मैटियो तो मैच देखने के टाइम पर जब कभी ओपोनेंट टीम का भी कोई प्लेयर गोल मारता तो थियागो को चिढ़ाने के लिए जोर जोर से चीयर करता। वो बहुत ही शैतान है। क्या मेसी की इन बातों की जानकारी थी आप लोगों को? मेसी तो अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। आपको यह तो पता ही है कि मेसी ने अपनी फैमिली का एक बहुत ही शानदार घर बनवाया है। आपको बता भी चुके हैं कि मेसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ में दखल दे। एक बार की बात है, मेसी अपने स्पेन वाले घर में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक से उन्हें उनके पड़ोस से बहुत चिल्लाने की आवाज आने लगी। मेसी अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज आप शोर ना मचाएं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। और उस टाइम के लिए वो लोग मान जाते हैं। लेकिन अगले दिन से शोर का सिलसिला कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने पड़ोसी की शिकायत उसके ओनर से की। उसके ओनर के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। आपको पता है मेसी ने क्या किया? मेसी ने ओनर से उस घर को खरीद लिया। ओ गॉड, कौन करता है ऐसा? लाखों डॉलर का वो घर उन्होंने अपने घर में शोर ना आए उसके लिए खरीद लिया। आप देख सकते हैं कि किस लेवल का प्यार करते हैं वो अपनी फैमिली से। वैसे आपको यह जानकर भी उतनी ही हैरानी होगी कि मेसी के घर के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, ये मत सोचिए कि उन्होंने एलाइजा रनवे को भी खरीद लिया। नहीं, दरअसल वो जहां रहते हैं वो एरिया ग्रीन जोन में आता है और उसके आसपास बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं। इसलिए उनके घर के ऊपर से कभी कोई प्लेन नहीं उड़ता। अभी तो बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। अभी तो बहुत से किस्से उनके मैचेस से जुड़े हुए। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों हर गोल के बाद वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर देखते हैं? और जानेंगे उनके बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में। मेसी की लाइफ से जुड़े और भी किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कोको एफएम ओरिजिनल्स लियोनेल मेसी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कोको एफएम मेरे यानी आरजे मरीज के साथ। सुनिए जो मन चाहे। 19 साल की उम्र में ही मेसी को वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर मान लिया गया था। साल 2012 में मेसी ने कुल मिलाकर 69 मैचेस खेले और जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 91 गोल्स मारे। ग्रेट फुटबॉलर रोनाल्डो को कौन नहीं जानता? मेसी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था जब उन्हें रोनाल्डो जैसे शानदार और महान खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला।
दुनिया में आपको हर जगह, हर क्षेत्र में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स जरूर मिलेंगे। मेसी और रोनाल्डो भी अलग अलग टीम में से थे और एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स भी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को एडमायर भी बहुत करते हैं। रोनाल्डो मेसी के गेम को लेकर बहुत प्रभावित है। उन्होंने तो मेसी को लेकर यह भी कहा था कि यह लड़का एक दिन मुझसे भी आगे जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ रोनाल्डो के बारे में मेसी का कहना है कि मैं हमेशा से मानता हूं कि वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। मेसी रोनाल्डो की स्माइल के कायल थे। वो हमेशा उनके स्माइल की तारीफ किया करते थे। साल 2009 और 2010 तक मेसी ने ग्रेट ब्राजीलियन रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स तक को कवर कर लिया। मेसी केवल एक गोल स्कोरर ही नहीं बल्कि वो उससे बढ़कर था। मेसी केवल रिकॉर्ड्स बना ही नहीं रहा था, उसने तो रिकॉर्ड्स बनाने के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा था। उसने फुटबॉल के बड़े बड़े लेजेंडरीज द्वारा बनाए गए सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने की जैसे कसम खा रखी थी। मेसी के एक टीम प्लेयर ने मेसी को लेकर कहा था कि लोग कहते हैं हमने पेले को बहुत खेलते देखा है, हमने मैराडोना को खेलते देखा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने मेसी को खेलते देखा है। वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने हिस्ट्री बनाई है, जो हिस्ट्री बना रहा है और जो आगे चल के और हिस्ट्रीज बनाएगा। लोगों ने तो मेसी को फुटबॉल का भगवान मान लिया है। उसको जानने वाले तो यहां तक कहते हैं कि वो अपने डिजायर से ज्यादा खेलता है, वो अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा खेलता है। मेसी के पास जब तक बॉल है तब तक वो एक डिफरेंट पर्सन है, लेकिन बॉल जब उसके पैरों को टच करती है तब तो वो बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आता। उसका और फुटबॉल का रिश्ता बिल्कुल अलग है। क्या एमएसएन के बारे में जानते हैं? ये बात 2014-15 के नए सीजन की है। लुइस एनरिके के मैनेजमेंट के अंदर दो नए चेहरे बार्सिलोना स्क्वाड की टीम से जुड़ते हैं। ये दो नए चेहरे थे नेमार और लुइस सुआरेज। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते थे तो इन्हें रोक पाना सामने वाली टीम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। और ये जोड़ी फेमस हुई एमएसएन के नाम से। इन तीनों ने एक साथ मिलकर टोटल 270 गोल्स मारे, वो भी केवल एक सीजन में। और 2 सीजन में इन लोगों ने कुल मिलाकर 8 ट्रॉफीज जीती, जिसमें ला लीगा टाइटल्स, 2 स्पेनिश कप, 1 स्पेनिश सुपर कप, 1 चैंपियन लीग, 1 यूरोपियन सुपर कप और 1 फीफा क्लब वर्ल्ड कप इंक्लूड थे। बार्सिलोना की इस तगड़ी जोड़ी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन को अचीव किया। ऐसा लगने लगा था कि मानो अब टीम की डिपेंडेंसी केवल मेसी के कंधों पर नहीं थी। अब इस टीम में 2 और लोग जुड़ गए थे, जिसने टीम को और भी मजबूत बनाया। सामने वाली टीम अब इन तीनों के एक साथ होने पर तो घबरा भी जाती थी। बार्सिलोना के साथ मेसी के खेल की कहानी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन अर्जेंटीना के साथ मेसी की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। बार्सिलोना के साथ जहां वो अवार्ड्स पे अवार्ड्स जीत रहे थे, वहीं अर्जेंटीना के साथ खेलते हुए रनर अप बनकर ही संतोष करना पड़ता था। अर्जेंटीना जो जाना ही जाता है फुटबॉल के लिए, लेकिन एक भी विनिंग अवार्ड्स उसके हिस्से में अब तक नहीं आया था, फिर चाहे वो कोपा अमेरिका हो या फिर फीफा वर्ल्ड कप। और अर्जेंटीना के लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो मेसी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा है, वो अर्जेंटीना के हिस्से में एक भी विनिंग ट्रॉफी क्यों नहीं लाया अभी तक। आपको ये बात तो पता ही है ना कि मेसी वर्ल्ड कप अपनी कंट्री की तरफ से ही खेलते हैं। स्पेन ने उन्हें ऑफर किया था, लेकिन वर्ल्ड कप तो वो अपनी कंट्री की तरफ से ही खेलना चाह रहे थे। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि मेसी ने अब तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2014 में वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर होने का अवार्ड मेसी ने जीता, लेकिन फाइनली वो हार गए। ये मेसी और अर्जेंटीना दोनों के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। वो फाइनल मेसी जर्मनी से हारा था। मेसी के बेस्ट प्लेयर अवार्ड को देखकर लग रहा था मानो कोई कॉन्सोलेशन प्राइज हो। मेसी उस पोडियम पे होना डिजर्व करते थे। उनके फैंस, उनकी टीम, उनकी कंट्री के लिए वो दिन बहुत ही निराशा का दिन था। पर क्या वर्ल्ड कप न मिलने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेसी की थी? क्या सिर्फ मेसी ही है इसका जिम्मेदार? बहुत लोगों का तो कहना है कि हां, लेकिन क्या यह कहना सही होगा? मेरे ख्याल से मेसी की काबिलियत पे यहां कोई शक नहीं कर रहा है, लेकिन कहते हैं हमें निराशा भी उसी से मिलती है जो हमें आशा दिखाता हो। सबकी आंखें अब आने वाले वर्ल्ड कप पर थी। उम्मीद की किरण उन्हें अब भी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर वो हुआ जो वाकई में नहीं होना चाहिए था। साल 2016 में
मेसी ने इंटरनेशनल गेम से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो रिटायरमेंट ले रहे थे। ये उनके फैंस से लेकर अर्जेंटीना तक के लिए बहुत बड़ा शौक था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेसी ने ऐसा कोई फैसला ले लिया है। मेसी अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हुए अपनी लगातार होने वाली इंटरनेशनल हार से बहुत ही परेशान हो गए थे और जुलाई में कोपा अमेरिका के फाइनल्स में चिली के खिलाफ शूटआउट में हारने के बाद वो बहुत ही इमोशनल हो गए और उन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। वो पेनल्टी शूटआउट में खुद भी गोल नहीं कर पाए थे और उन्हीं की कैप्टेंसी में 2014 के वर्ल्ड कप की हार ने उन्हें शायद तोड़ दिया था। लेकिन मेसी ने जैसे ही संन्यास लेने की बात की, पूरी दुनिया में मानो तहलका मच गया हो। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा फैसला कर सकते हैं। मेसी के संन्यास के फैसले पर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने दोबारा सोचने के लिए कहा, क्योंकि शायद ये बात उन्हें भी पता थी कि मेसी जैसा खिलाड़ी दूसरा कोई नहीं है और उनका टीम में रहना ही टीम को मजबूत बनाता है। और फिर फैंस के लिए उनके प्यार ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपने संन्यास लेने के फैसले को बदल दिया। अपनी वापसी के बाद उन्होंने कहा कि वो अर्जेंटीना के लिए अपना गेम कंटिन्यू रखेंगे। मेसी ने कहा कि जून में कोपा अमेरिका फाइनल में अर्जेंटीना के चिली से हारने के बाद जब बार्सिलोना के प्लेमेकर शूटआउट के पेनल्टी किक से वो चूक गए थे तो उन्हें लगा कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो कहते हैं कि फाइनल की रात मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी और मैंने छोड़ने के बारे में बहुत गंभीरता से सोचा, लेकिन मेरे देश और मेरी शर्ट के लिए मेरा प्यार बहुत सच्चा है। मेसी के बीच के कुछ साल वाकई में बहुत बुरे गए थे और तभी एक और खबर ने मीडिया में तहलका मचा दिया। 2016 में यह पहली खबर नहीं थी जिसने मीडिया और दुनिया दोनों के होश उड़ा दिए थे। मेसी पर एक और इल्जाम लगा था और वो था टैक्स चोरी का। वैसे तो इन पर यह आरोप 2012 और 13 में ही लग गए थे, लेकिन 6 जुलाई 2016 में इनको और इनके पिता को दोषी पाया गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेसी को 21 महीने जेल की सजा भी सुनाई गई थी और कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया था कि मेसी को 1.4 और 1.7 मिलियन डॉलर का भुगतान भी करना पड़ेगा। मेसी की बात सुनकर बहुत हैरान हुए और उनके फैंस को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जज का सामना करते हुए उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी फुटबॉल खेला है, मैंने बहुत सारी डील्स पर साइन भी किए हैं, मैं पेनल्टी देने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप प्लीज मेरे 21 महीने की जेल की सजा पर थोड़ा विचार कीजिए। अगर मैं जेल में रहा तो मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगा? और सच बताऊं, मुझे तो इन सब की कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पिता और वकीलों पर भरोसा किया था और हमने फैसला किया था कि वे उन चीजों की जिम्मेदारी लेंगे। दरअसल में यह पूरा मामला 2007 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लियोनेल मेसी ने एड और फोटोशूट के थ्रू जो पैसा कमाया था उसका टैक्स नहीं चुकाया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एड और फोटोशूट से जो भी कमाया उसका पैसा उन्होंने दूसरे देशों में रखा है। एक सोर्स के अकॉर्डिंग इस टाइम पे मेसी ने 1 करोड़ यूरो से भी अधिक की कमाई की है और मेसी ने इस कमाई का जिक्र अपने टैक्स रिटर्न्स में नहीं किया था और ना ही टैक्स चुकाया। मेसी ने जिस जिस कंपनी के साथ फोटोशूट और एड से अर्निंग की है उसमें से कुछ कंपनियों के नाम हैं डेनोन, एडिडास, पेप्सी कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कोवैत फूड। स्पेन के कानून के मुताबिक 2 साल से कम की सजा प्रोबेशन के अंडर आती है, इसलिए मेसी और उनके फादर को जेल नहीं हुई। कहते हैं जब खुशियां आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, लेकिन जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो भी चारों तरफ से ही आता है। लेकिन मेसी ने हमेशा की तरह इस बार फिर से खुद को इन सब से ऊपर उठाया, संन्यास न लेने का फैसला किया और फिर से वापसी की उन्होंने अपने गेम में। मेसी अपनी हर कामयाबी का श्रेय अपनी दादी को देते हैं। उनका मानना है कि वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में जहां भी है वहां से उन्होंने उन पर नजर रख रखी है। आपने देखा होगा कि मेसी अपने हर गोल के बाद अपने दोनों उंगलियां उठाकर ऊपर की ओर देखते हैं। असल में वो ऊपर देखते हुए अपनी दादी को थैंक यू बोलते हैं। शायद उनकी दादी भी आने वाले वर्ल्ड कप में अपने पोते को देखना चाहती थी, इसलिए मेसी के ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों को वो रास्ते से अपनी ब्लेसिंग के थ्रू हटा देती थी। तो अब सबकी नजरें टिकी थी आने वाले वर्ल्ड कप की ओर। आने वाले वर्ल्ड कप के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं मेसी? क्या इस बार अर्जेंटीना को वो खुशी मिल पाएगी जिसकी वो तलाश कर रहा है? कोचिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ता है मेसी को?
प्रैक्टिस के टाइम पर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कोको एफएम ओरिजिनल्स लियोनेल मेसी के नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक सुनते रहिए कोको एफएम मेरे हनी आरजे मनीष के साथ। कोको एफएम सुने जो मन चाहे। मेसी की वापसी से सब बहुत खुश थे, लेकिन अब उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी वर्ल्ड कप की। सबकी नजरें और उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ मेसी से थी। मेसी अपने फैंस और अपनी कंट्री को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस बार वो और दोगुनी मेहनत कर रहे थे। फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी। अपनी फिटनेस से लेकर वो अपनी टीम की भी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते थे। वो एक कैप्टन होने के साथ साथ उनके कोच भी बन चुके थे। और फिर 16 जून 2018 को अर्जेंटीना का पहला मैच आइसलैंड के साथ होता है और 1-1 के साथ ही मैच टाई हो जाता है। अब अर्जेंटीना का दूसरा मैच 21 जून 2018 को क्रोएशिया के साथ होता है और अर्जेंटीना के फैंस को फिर से निराश होना पड़ता है, क्योंकि क्रोएशिया ये मैच 0-3 से जीत जाती है। 26 जून 2018 को यह मैच अर्जेंटीना का नाइजीरिया के साथ होने वाला था और यह मैच भी अर्जेंटीना हार जाती है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी मेसी और कोच को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे आखिर चूक हो कहां रही है। टीम में बराबर टेंशन बनी हुई थी। उन्हें किसी भी हालत में अगला मैच जीतना था। उनका अगला मैच फ्रांस के साथ होने वाला था। इन मैचेस में मेसी ने गोल तो किए, लेकिन वो उनकी जीत के लिए सफिशिएंट नहीं थे। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। इस हार के साथ अर्जेंटीना का और मेसी दोनों का वर्ल्ड कप 2018 का सफर यहीं खत्म हो गया। इस मैच में फ्रांस ने फीफा का इतिहास बदल दिया और यह फर्स्ट टाइम होगा जब फ्रांस अर्जेंटीना को हराने में कामयाब हो पाया हो। मैच का पहला गोल 13वें मिनट में मिली पेनल्टी से आया। फ्रांस के ग्रिजमैन ने इस मौके को बनाते हुए यूरोपियन टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। पिछली बार की रनर अप टीम अर्जेंटीना ने फिर तेजी दिखाते हुए 41वें मिनट में बराबरी की। यह गोल एंजल डी मारिया ने मारा। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा, लेकिन हाफ टाइम के 3 मिनट बाद ही अर्जेंटीना के लिए मेसी ने कमाल किया। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल को ले जाते हुए मेरकाडो को पास दिया, जिस पर गोल मारते हुए मेरकाडो ने अर्जेंटीना को खेल में बढ़त दिला दी। लेकिन 9 मिनट बाद ही फ्रांस ने भी स्कोर बराबर कर लिया और लास्ट में 4-3 से जीत फ्रांस को मिली। वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले लोगों ने मान लिया था कि अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों ही अवार्ड जीत सकते थे, लेकिन फ्रांस ने बाजी मार ली और इस हार के साथ मेसी का अपना टीम को विश्व विजेता बनाने का वो सपना भी अधूरा रह गया। नॉकआउट राउंड का यह पहला मैच बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। 30 जून 2018 को अर्जेंटीना के सारे फैंस को फिर से निराशा होती है और कई लोगों ने तो अब मेसी की काबिलियत पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि मेसी शायद इंटरनेशनल मैच खेलने के काबिल नहीं है। मेसी इंटरनेशनल लेवल पे खुद को साबित नहीं कर पाए, जिसका मलाल उन्हें अब तक है। लेकिन खिलाड़ी कभी रुकता नहीं और ना ही कभी हार मानता है। वर्ल्ड कप तो उनके हाथ नहीं आया, लेकिन खेल अभी रुका नहीं था। मेसी 2018 और 2019 में यूरोप के टॉप स्कोरर बन चुके थे और इसी के साथ उन्होंने अपना 6th यूरोपियन गोल्डन बूट जीता। एक ऐसा अचीवमेंट है जो आज तक सिर्फ और सिर्फ मेसी के नाम पर है। मेसी ने इस मामले में रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन लोगों ने यह बोलना नहीं छोड़ा कि मेसी सिर्फ अवार्ड अपने लिए जीत रहा है। मेसी की 2011 की चैंपियन लीग को कोई भी भूल नहीं पा रहा था। उन्हें पता है कि मेसी ही वो खिलाड़ी है जो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के करीब ले जा सकता है। तभी मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने की बात की। मतलब वो बार्सिलोना से विदाई ले रहे हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? 21 साल का यह सफर अचानक छूट क्यों रहा था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन। बार्सिलोना अपने खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा हाई वेजेस पे रखता था, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट मेसी की थी। वो मेसी को
एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें मेसी कंटिन्यू रो रहे थे क्योंकि उन्हें बार्सिलोना को छोड़ना पड़ रहा था। मेसी ने इससे पहले भी बार्सिलोना को छोड़ने की बात की थी, लेकिन उस टाइम बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने उन्हें रोक लिया था। लेकिन इस बार कोरोना की मार ने बार्सिलोना की भी कमर तोड़ दी और फाइनेंशियली अब उसका सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था। मेसी तो अपनी कॉस्ट यानी कि जो पैसे उन्हें मिलते हैं उसको 50% कट करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन बार्सिलोना के पास उतने भी पैसे नहीं बन पा रहे थे कि वो मेसी को उनके आधे दाम पर भी अफोर्ड कर सकें। फेयर प्ले के नए रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फुटबॉल क्लब अपने खिलाड़ियों पर एक लिमिट तक ही खर्च कर सकती है। 2017 ने बार्सिलोना के साथ अपना 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू किया था, जिसके अनुसार मेसी को हर साल 611 करोड़ मिल रहे थे। मतलब उन्हें आने वाले 4 सालों में 4000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और जब कोरोना ने एंट्री मारी तब तो बड़े बड़े लोगों की कमर टूटने लगी थी और इसी के चलते बार्सिलोना पे 8700 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया और वो इस सीजन में केवल 3335 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकता था। एक्चुअली स्पेन के फुटबॉल लीग ला लीगा के अकॉर्डिंग स्पेन का कोई भी फुटबॉल क्लब अपने कोचेज, स्पोर्ट्स स्टाफ और खिलाड़ियों पर अपने टर्नओवर का सिर्फ 70% ही खर्च कर सकते हैं। यानी अगर किसी क्लब का टर्नओवर 100 रुपए है तो वो अपने मेंबर्स, स्टाफ और खिलाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए ही खर्च कर सकता है। इसलिए वो चाहकर भी मेसी को अपने क्लब का हिस्सा नहीं बना सकता। ना तो बार्सिलोना के लिए और ना ही मेसी के लिए यह फैसला लेना आसान था, लेकिन दोनों को ही इस फैसले पर टिकना पड़ा। बार्सिलोना को विदाई देने के बाद मेसी ने अब पेरिस की पीएसजी क्लब को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें उन्हें एक सीजन के लिए 35 मिलियन का ऑफर दिया गया है। अपना वर्ल्ड कप तो मेसी हार चुके थे, लेकिन इस बार वो कोपा कप नहीं हारना चाहते थे। कोपा अमेरिका को कॉमेबल कोपा अमेरिका भी कहा जाता है। इंग्लिश में कोपा अमेरिका का मतलब है अमेरिकन कप। 1975 तक इसे साउथ अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। यह टूर्नामेंट साउथ अमेरिकी टीमों के बीच खेला जाता है। 1990 के बाद इसमें नॉर्थ अमेरिकी टीमें भी हिस्सा लेने लगी। 1910 में सबसे पहले कोपा कप खेला गया था। यह वर्ल्ड कप और यूरो कप के बाद तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। कोपा अमेरिका 2021 में 10 टीमों ने हिस्सा लिया और इस बार अर्जेंटीना ने उरुग्वे के सबसे ज्यादा 15 बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। दोनों टीमों ने 15 बार यह खिताब अपने नाम किया है, लेकिन जो बात ब्राजील और अर्जेंटीना के मैच की है वो शायद ही किसी और मैच को देखने में आए। इन दोनों ही कंट्रीज के मैच को इंटरनेशनल फुटबॉल में बेहतरीन मैचों में से एक माना जाता है और अगर उस टीम में आपका अपना मेसी हो तो फिर कहना ही क्या। ब्राजील और अर्जेंटीना का मैच बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान और स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना एल क्लासिको का मैच। इन दोनों देशों की राइवलरी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 1914 में खेला गया था। अब तक ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच 112 मैचेस खेले जा चुके हैं। इसमें से ब्राजील ने 46 और अर्जेंटीना ने 41 मैच जीते। 25 मैच ड्रॉ रहे। अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट में सबसे पहला मैच चिली के खिलाफ जीता। इसके बाद ग्रुप स्टेज में ही उसने उरुग्वे को 1-0, पराग्वे को 1-0 और बोलीविया को 4-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने इक्वाडोर को 3-0 से हराया। इसके बाद कोलंबिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच फुल टाइम तक 1-1 से ड्रॉ रहा। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने उसे 3-2 से हराया। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम ने आर्क राइवल्स ब्राजील को 1-0 से हराया। टीम करीब 28 साल बाद चैंपियन बनी है। पिछली बार उन्होंने यह खिताब 1993 में जीता था। स्टार स्ट्राइकर मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना पहली बार चैंपियन बना है। यह मेसी की पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी भी है। एंजेल डी मारिया ने 22वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल दागा और इसी के साथ लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 जीत लिया। 34 साल के मेसी अब तक करियर में 10 ला लीगा, 4 यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे 6 बार के बैलोन डोर विजेता भी हैं। अब उनके नाम कोपा अमेरिका के रूप में इंटरनेशनल ट्रॉफी भी है। 2005 में अर्जेंटीना की ओर से डेब्यू करने के बाद से अब तक वे 4 वर्ल्ड कप और 6 कोपा अमेरिका टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। 2015 और 2016 कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की टीम उनकी ही कप्तानी में फाइनल में पहुंची थी, पर दोनों ही मैचों में टीम को हार मिली थी। मेसी सबसे ज्यादा 6 कोपा अमेरिका टूर्नामेंट खेलने वाले प्लेयर भी हैं। उन्होंने अब तक कोपा अमेरिका में 34 मैच खेले हैं।
उन्होंने चिली के सर्जियो लिविंगस्टन के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 34 मैच खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इस टूर्नामेंट में मेसी ने 13 गोल किए हैं। इस मामले में वे चौथे नंबर पर हैं। मेसी के नाम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा असिस्ट करने का भी रिकॉर्ड है। मेसी ने कोपा अमेरिका में फ्री किक पर और डिफेंडर मिडफील्ड से। कुछ लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि मेसी शायद इंटरनेशनल मैच खेलने के काबिल नहीं है। मेसी इंटरनेशनल लेवल पे खुद को साबित नहीं कर पाए, जिसका मलाल उन्हें अब तक है। लेकिन खिलाड़ी कभी रुकता नहीं और ना ही कभी हार मानता है। वर्ल्ड कप तो उनके हाथ नहीं आया, लेकिन खेल अभी रुका नहीं था। मेसी 2018 और 2019 में यूरोप के टॉप स्कोरर बन चुके थे और इसी के साथ उन्होंने अपना 6th यूरोपियन गोल्डन बूट जीता। एक ऐसा अचीवमेंट है जो आज तक सिर्फ और सिर्फ मेसी के नाम पर है। मेसी ने इस मामले में रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन लोगों ने यह बोलना नहीं छोड़ा कि मेसी सिर्फ अवार्ड अपने लिए जीत रहा है। मेसी की 2011 की चैंपियन लीग को कोई भी भूल नहीं पा रहा था। उन्हें पता है कि मेसी ही वो खिलाड़ी है जो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के करीब ले जा सकता है। तभी मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने की बात की। मतलब वो बार्सिलोना से विदाई ले रहे हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? 21 साल का यह सफर अचानक छूट क्यों रहा था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन। बार्सिलोना अपने खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा हाई वेजेस पे रखता था, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट मेसी की थी। वो मेसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें मेसी कंटिन्यू रो रहे थे क्योंकि उन्हें बार्सिलोना को छोड़ना पड़ रहा था। मेसी ने इससे पहले भी बार्सिलोना को छोड़ने की बात की थी, लेकिन उस टाइम बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने उन्हें रोक लिया था। लेकिन इस बार कोरोना की मार ने बार्सिलोना की भी कमर तोड़ दी और फाइनेंशियली कुछ लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि मेसी शायद इंटरनेशनल मैच खेलने के काबिल नहीं है। मेसी इंटरनेशनल लेवल पे खुद को साबित नहीं कर पाए, जिसका मलाल उन्हें अब तक है। लेकिन खिलाड़ी कभी रुकता नहीं और ना ही कभी हार मानता है। वर्ल्ड कप तो उनके हाथ नहीं आया, लेकिन खेल अभी रुका नहीं था। मेसी 2018 और 2019 में यूरोप के टॉप स्कोरर बन चुके थे और इसी के साथ उन्होंने अपना 6th यूरोपियन गोल्डन बूट जीता। एक ऐसा अचीवमेंट है जो आज तक सिर्फ और सिर्फ मेसी के नाम पर है। मेसी ने इस मामले में रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन लोगों ने यह बोलना नहीं छोड़ा कि मेसी सिर्फ अवार्ड अपने लिए जीत रहा है। मेसी की 2011 की चैंपियन लीग को कोई भी भूल नहीं पा रहा था। उन्हें पता है कि मेसी ही वो खिलाड़ी है जो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के करीब ले जा सकता है। तभी मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने की बात की। मतलब वो बार्सिलोना से विदाई ले रहे हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? 21 साल का यह सफर अचानक छूट क्यों रहा था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन। बार्सिलोना अपने खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा हाई वेजेस पे रखता था, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट मेसी की थी। वो मेसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें मेसी कंटिन्यू रो रहे थे क्योंकि उन्हें बार्सिलोना को छोड़ना पड़ रहा था। मेसी ने इससे पहले भी बार्सिलोना को छोड़ने की बात की थी, लेकिन उस टाइम बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने उन्हें रोक लिया था। लेकिन इस बार कोरोना की मार ने बार्सिलोना की भी कमर तोड़ दी और फाइनेंशियली अब उसका सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था। मेसी तो अपनी कॉस्ट यानी कि जो पैसे उन्हें मिलते हैं उसको 50% कट करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन बार्सिलोना के पास उतने भी पैसे नहीं बन पा रहे थे कि वो मेसी को उनके आधे दाम पर भी अफोर्ड कर सकें। फेयर प्ले के नए रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फुटबॉल क्लब अपने खिलाड़ियों पर एक लिमिट तक ही खर्च कर सकती है। 2017 ने बार्सिलोना के साथ अपना 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू किया था, जिसके अनुसार मेसी को हर साल 611 करोड़ मिल रहे थे। मतलब उन्हें आने वाले 4 सालों में 4000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और जब कोरोना ने एंट्री मारी तब तो बड़े बड़े लोगों की कमर टूटने लगी थी और इसी के चलते बार्सिलोना पे 8700 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया और वो इस सीजन में केवल 3335 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकता था। एक्चुअली स्पेन के फुटबॉल लीग ला लीगा के अकॉर्डिंग स्पेन का कोई भी फुटबॉल क्लब अपने कोचेज, स्पोर्ट्स स्टाफ और खिलाड़ियों पर अपने टर्नओवर का सिर्फ 70% ही खर्च कर सकते हैं। यानी अगर किसी क्लब का टर्नओवर 100 रुपए है तो वो अपने मेंबर्स, स्टाफ और खिलाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए ही खर्च कर सकता है। इसलिए वो चाहकर भी मेसी को अपने क्लब का हिस्सा नहीं बना सकता। ना तो बार्सिलोना के लिए और ना ही मेसी के लिए यह फैसला लेना आसान था, लेकिन दोनों को ही इस फैसले पर टिकना पड़ा।
बार्सिलोना को विदाई देने के बाद मेसी ने अब पेरिस की PSG क्लब को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें उन्हें एक सीजन के लिए 35 मिलियन का ऑफर दिया गया है। अपना वर्ल्ड कप तो मेसी हार चुके थे, लेकिन इस बार वो कोपा कप नहीं हारना चाहते थे। कोपा अमेरिका को कॉमेबल कोपा अमेरिका भी कहा जाता है। इंग्लिश में कोपा अमेरिका का मतलब है अमेरिकन कप। 1975 तक इसे साउथ अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। यह टूर्नामेंट साउथ अमेरिकी टीमों के बीच खेला जाता है। 1990 के बाद इसमें नॉर्थ अमेरिकी टीमें भी हिस्सा लेने लगी। 1910 में सबसे पहले कोपा कप खेला गया था। यह वर्ल्ड कप और यूरो कप के बाद तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। कोपा अमेरिका 2021 में 10 टीमों ने हिस्सा लिया और इस बार अर्जेंटीना ने उरुग्वे के सबसे ज्यादा 15 बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। दोनों टीमों ने 15 बार यह खिताब अपने नाम किया है, लेकिन जो बात ब्राजील और अर्जेंटीना के मैच की है वो शायद ही किसी और मैच को देखने में आए। इन दोनों ही कंट्रीज के मैच को इंटरनेशनल फुटबॉल में बेहतरीन मैचों में से एक माना जाता है, और अगर उस टीम में आपका अपना मेसी हो तो फिर कहना ही क्या। ब्राजील और अर्जेंटीना का मैच बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान, और स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना एल क्लासिको का मैच। इन दोनों देशों की राइवलरी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 1914 में खेला गया था। अब तक ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच 112 मैचेस खेले जा चुके हैं। इसमें से ब्राजील ने 46 और अर्जेंटीना ने 41 मैच जीते हैं। 25 मैच ड्रॉ रहे। अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट में सबसे पहला मैच चिली के खिलाफ जीता। इसके बाद ग्रुप स्टेज में ही उसने उरुग्वे को 1-0, पराग्वे को 1-0 और बोलीविया को 4-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने इक्वाडोर को 3-0 से हराया। इसके बाद कोलंबिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच फुल टाइम तक 1-1 से ड्रॉ रहा। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने उसे 3-2 से हराया। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम ने आर्क राइवल्स ब्राजील को 1-0 से हराया। टीम करीब 28 साल बाद चैंपियन बनी है। पिछली बार उन्होंने यह खिताब 1993 में जीता था। स्टार स्ट्राइकर मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना पहली बार चैंपियन बना है। यह मेसी की पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी भी है। एंजेल डी मारिया ने 22वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल दागा और इसी के साथ लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 जीत लिया। 34 साल के मेसी अब तक करियर में 10 ला लीगा, 4 UEFA चैंपियंस लीग टाइटल जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे 6 बार के बैलन ड'ओर विजेता भी हैं। अब उनके नाम कोपा अमेरिका के रूप में इंटरनेशनल ट्रॉफी भी है। 2005 में अर्जेंटीना की ओर से डेब्यू करने के बाद से अब तक वे 4 वर्ल्ड कप और 6 कोपा अमेरिका टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। 2015 और 2016 कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की टीम उनकी ही कप्तानी में फाइनल में पहुंची थी, पर दोनों ही मैचों में टीम को हार मिली थी। मेसी सबसे ज्यादा 6 कोपा अमेरिका टूर्नामेंट खेलने वाले प्लेयर भी हैं। उन्होंने अब तक कोपा अमेरिका में 34 मैच खेले हैं। उन्होंने चिली के सर्जियो लिविंगस्टन के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 34 मैच खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इस टूर्नामेंट में मेसी ने 13 गोल किए हैं। इस मामले में वे चौथे नंबर पर हैं। मेसी के नाम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा असिस्ट करने का भी रिकॉर्ड है। मेसी ने कोपा अमेरिका में फ्री किक पर सबसे ज्यादा 4 गोल किए हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा 14 बार उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। इस साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद फीफा का होने वाला ग्लोबल इवेंट पूरी तरह से बदल जाएगा। 2022 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर माने जाने वाले लियोनेल मेसी इस फुटबॉल के टूर्नामेंट के अगले एडिशन में नजर नहीं आएंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर ने कतर वर्ल्ड कप के बाद इस ग्लोबल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उनकी ये अनाउंसमेंट दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों फैंस को मायूस करने वाली है, और इसीलिए इस बार का वर्ल्ड कप और भी मजेदार और रोमांच भरा होने वाला है। मेसी की फैंस की भीड़ न केवल स्टेडियम में बल्कि सोशल मीडिया पे भी दिखने लगी है, और कोपा अमेरिका जीतने के बाद से तो उन लोगों का खोया हुआ विश्वास फिर से जाग उठा है। अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ग्रुप सी में जगह दी गई है। मेसी की टीम अपने मैच की शुरुआत 22 नवंबर को सऊदी अरब के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद अर्जेंटीना मैक्सिको और पोलैंड का सामना करेगा। खेल में हार जीत तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन वो इंसान कभी नहीं जीत पाता जो कोशिश करने में विश्वास ना रखता हो। मेसी हमारे लिए एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। कभी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कभी उनके खुद की हेल्थ प्रॉब्लम।
मेसी की लाइफ ने कदम कदम पर उन्हें चैलेंजेस दिए हैं और मेसी ने भी हर चैलेंज को उतनी ही शिद्दत से मात दी है। उन्होंने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा और शायद उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि उन्होंने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ साथ अर्जेंटीना अपनी कंट्री के नाम एक इंटरनेशनल कप भी कर दिया और अब उनकी नजर वर्ल्ड कप की ओर है। मेसी का ही एक कोट है, यू कैन ओवरकम एनीथिंग इफ एंड ओनली इफ यू लव समथिंग इनफ। तो फिर देखना ना भूलिएगा इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जो शुरू होने जा रहा है 21 नवंबर 2022 से, और ऐसी ही